तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। पार्ट ए में हमने देखा था कि जब कोई दो लाइट वेव इंटरफेरेंस करती हैं वेज शेप्ड फिल्म में, जैसा कि ये डायग्राम था, है ना, तो इसमें हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था। डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉज आर प्लस थीटा। इसके आगे अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या है। तो इसी डायग्राम को जो हमने फर्स्ट पेज में देखा, सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म के लिए पी क्यू सरफेस जो है अपर सरफेस, इस एयर फिल्म की लाइट ए बी इंसिडेंट हुई बी पॉइंट पर, पार्शली रिफ्लेक्शन करके बी सी डायरेक्शन में चली गई। बी डी लाइट जो है फिल्म की लोअर सरफेस के डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्शन किया और डी ई डायरेक्शन में गई, और ई पॉइंट पर आने के बाद पार्शली रिफ्रैक्शन करके ई जी डायरेक्शन में बाहर निकल आती है एयर में, और ये दो कोहेरेंट लाइट वेव मिलते हैं, इनमें इंटरफेरेंस होता है। इनके बीच में पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि थीटा कितना होता है। ये जो थीटा एंगल है ये बहुत ही स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें तो डेल की वैल्यू कितनी बचेगी, डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर बचेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में आगे देखें, अगर ये लाइट किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, आई की कुछ वैल्यू है, तब तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है। बट अगर परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट होती है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आर ज़ीरो हुआ तो कॉज आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस कॉज आर की वैल्यू फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो डेल आपको कितना मिल जाएगा, डेल मिलेगा 2 म्यू टी के बराबर। ठीक है, अब ये जो हमने वेव निकाली हैं बी सी और ई जी, इनमें क्या हो रहा है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस तो आ गया, लेकिन जो कि इतना आया है, लेकिन स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब लाइट ए बी बी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की सरफेस पर, तो यहाँ से जब पार्शियली रिफ्लेक्शन करती है तो इसमें यहाँ पर एक पाथ डिफरेंस जो है और जुड़ जाता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, और वो पाथ डिफरेंस कितना आता है, λ/2। ये हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं कि कैसे आया। तो अब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस या प्रभावी मार्ग अंतर कितना हो जाएगा, इतना तो कैलकुलेटेड है। ठीक है, इसमें हम λ/2 और जोड़ देते हैं, तो हमारा इक्वेशन आ गया डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी प्लस λ/2। अब हमको ये देखना है कि अगर यहाँ पर फ्रिंजेस मिल रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव मिल रही हैं तो क्या कंडीशन होगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव मिल रही होंगी तो क्या, इनमें अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डेल की वैल्यू कितनी होगी, एन लैम्डा, है ना। तो एन लैम्डा हमने यहाँ पर पुटअप कर देना और सॉल्व करना है, तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। और अगर ये दोनों वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी तो डेल की वैल्यू जो यहाँ पर डेल है हमने क्या देखा हुआ है, 2n+1 λ/2। अब इस वैल्यू को अगर हम इसी इक्वेशन नंबर 6 में पुटअप कर देते हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिला फाइनली, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। आप याद रखना इस इक्वेशन को कि जब आप वेज शेप्ड फिल्म आती है आपको एग्जाम में और आप उसका पाथ डिफरेंस इसमें कैलकुलेट करते हो, तो मेन इक्वेशन आपका आया डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉज आर प्लस थीटा। इसमें थीटा को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन आया 2 म्यू टी कॉज आर कॉज आर की वैल्यू को 1 करने पर हमारे पास इक्वेशन आया डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी। ये आप याद रखना स्टेप बाय स्टेप। और जब हमने यहाँ पर एडिशनल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया तो स्टोक्स लॉ के कारण λ/2 ऐड होने पर एडिशनल इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हो गया 2 म्यू टी प्लस λ/2। ठीक है, अब हमने कंडीशंस लगा दी, तो हमारे इक्वेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए या संपोषी व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज के लिए ये इक्वेशन बना, और अदीप्त या डार्क फ्रिंज के लिए ये इक्वेशन बन रहा है 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। इस इक्वेशन का यूज़ हम आगे करेंगे, या इस इक्वेशन का, तो हम 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा लेकर आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि फ्रिंजेस बनती कैसे हैं।
ठीक है। तो हमारी लोअर सरफेस फिल्म की कौन सी है, ये हो गई। अपर सरफेस ये हो गई, ठीक है। वेज शेप्ड फिल्म बन रही है। यहाँ पर कंटिन्यूसली फ्रिंजेस कैसी होंगी, ये, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से। तो अगर हम सेंटर, यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ें और मान लें कि ये पहली नंबर की यहाँ पर एक फ्रिंज मिली, जस्ट उसके बाजू में दूसरी, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे n नंबर की फ्रिंज यहाँ पर बन रही है। तो n नंबर की फ्रिंज के लिए इस एयर फिल्म की थिकनेस कितनी होगी। तो अगर n नंबर की फ्रिंज के लिए थिकनेस Tn है और n+1 नंबर की फ्रिंज के लिए इस फिल्म की थिकनेस Tn+1 है और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट से, कोर से हम जिसको कह सकते हैं, h कह सकते हैं, कितना है, nth नंबर की फ्रिंज का डिस्टेंस xn और n+1th डार्क फ्रिंज, ये दोनों ही डार्क हैं, याद रखना। डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कोर से कितना है, xn+1 है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हमारे को फ्रिंज विड्थ मिलेगी, ठीक। तो ये जो फ्रिंजेस मिल रही हैं, चाहे वो ब्राइट मिल रही हो, चाहे वो डार्क मिल रही हो, कैसे मिलती हैं वो हम देखेंगे। तो फ्रिंज का शेप उन पॉइंट्स का लोकस होता है जिनके लिए पाथ डिफरेंस सेम होता है। द शेप ऑफ द फ्रिंजेस इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द सेम पाथ डिफरेंस, या हिंदी में हम कह सकते हैं कि फ्रिंज की आकृति उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होती है जिनके लिए मार्ग अंतर समान होता है। इस लाइन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो जब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ये सर्कल है, ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है और इसकी जो रेडियस है हर पॉइंट पर, इस नेक्स्ट हर पॉइंट पर कैसी है, सेम है। तो क्या बन गया, मतलब ये सेंटर, एक हमने डॉट ये लिया, सिमिलरली हम ये डॉट लेते जा रहे हैं और सबका हमने डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से कैसा रखा है, सेम रखा है। तो ये सेम होने की वजह से ये हमको क्या नज़र आ रहा है, एक शेप नज़र आ रहा है और वो शेप कैसा है, सर्कल शेप है। क्यों नज़र आया ये सर्कल शेप, क्योंकि सब पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा था, सेम था, ठीक है। तो ऐसा शेप बन गया इसका। तो कुछ इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो फ्रिंज, मान लो ये फ्रिंज बन रही है, ठीक है, तो फ्रिंज का शेप उन पॉइंट्स का लोकस होता है जिनके लिए पाथ डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास ये है ऐसा, तो इस पॉइंट पर जो हमारी फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी। तो अगर यहाँ पर इसकी कुछ ऐसी थिकनेस है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा मान लेते, तो हमारी फ्रिंजेस कैसी बनेंगी, कुछ ऐसी बनेंगी, ठीक है। ये हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं, क्लियर हो गया। इस तरीके से ये सारी की सारी फ्रिंजेस बनेंगी, ब्राइट डार्क, इस तरीके से हमको मिलेगा, क्लियर हो गया। तो इसलिए फ्रिंज का, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक फिल्म की थिकनेस लोअर सरफेस से कैसी है, सेम है। यहाँ से यहाँ तक इस नीचे पर पॉइंट पर फिल्म की थिकनेस कैसी है, सेम है। यहाँ से यहाँ तक थिकनेस सेम है। सिमिलरली हियर भी थिकनेस आर सेम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि ब्राइट या डार्क फ्रिंज अगर हमको मिल रही है तो उसके लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है, तो 2μt मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब t की वैल्यू भी कांस्टेंट, क्योंकि 2μt में 2 कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, बट t जो है वो हमारा इस फिल्म में वेज शेप्ड में वेरी कर रहा है, तो t भी कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान देना, t वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, p पॉइंट से q पॉइंट तक। कांस्टेंट कहाँ पे होना चाहिए, इस पॉइंट पर, इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है। जैसे ये पेन है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरी A to Z, यहाँ से यहाँ तक सेम हाइट है, ठीक है, लेकिन इधर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको सेम मिलेगा, क्लियर हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि जो nth डार्क फ्रिंज है ना, तो nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम एज ऑफ द फिल्म बी xn, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं nth डार्क फ्रिंज का, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया Tn अपॉन xn। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू Tn/xn। तो हमने Tn की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से हम Tn+1 की भी निकाल लेंगे। अब हमारा ट्रायंगल ये बाहर वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Tn+1 अपॉन xn+1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अगेन थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, तो फिर से हमारे पास Tn+1 इज इक्वल्स टू xn+1 थीटा मिल जाएगा।
तो जब ये दो हमको मिल गए थिकनेस, ठीक है, एक इस पॉइंट की थिकनेस, एक इस पॉइंट पर थिकनेस, तो हम क्या करेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए हमने अगर बात की है ये, तो डार्क फ्रिंज का इक्वेशन हमने निकाला था 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लेमडा, ये इक्वेशन हमने निकाला था। तो उस टी एन और टी एन प्लस 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में हम पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद हमको ये दो इक्वेशन मिले, 2 म्यू एक्स एन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा और 2 म्यू एक्स एन प्लस 1 थीटा इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 लेमडा, ठीक है। ये दो इक्वेशन nth नंबर की डार्क फ्रिंज के लिए और ये n प्लस 1th नंबर की डार्क फ्रिंज के लिए, दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और माइनस करके आपको फाइनली क्या मिलेगा, बीटा। बीटा क्या है, फ्रिंज विथ, इन दो डार्क फ्रिंजेस की विथ है, ठीक है, डिफरेंस दोनों के डिस्टेंस का। तो बीटा इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, जो किसके इक्वल हो गया, इसको सॉल्व करके लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो हम थीटा देख रहे हैं ये क्या है, रेडियन में होता है। तो कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस हो या कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस हो, सबके लिए बीटा की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। इसके लिए हमने सोर्स कौन सा यूज़ किया था, मोनोक्रोमैटिक। अगर हम क्रोमैटिक सोर्स यूज़ करते तो क्या होता, तो ध्यान देना, क्रोमैटिक सोर्स अगर हम यूज़ करते तो यहाँ जो फिल्म की जो एज है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अप्लाई होती, हर हाल में वो ही होती, क्योंकि यहाँ पर फिल्म की थिकनेस क्या है, ज़ीरो है। अगर फिल्म की थिकनेस ज़ीरो यानी टी ज़ीरो हुआ मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको कंटिन्यूसली कलर्ड फ्रिंजेस मिलती हैं और जैसे जैसे फिल्म की थिकनेस बढ़ती जाती ये कलर्ड फ्रिंजेस आपस में क्या करती, ओवरलैप होती। वेवलेंथ अलग है ना इसलिए, ठीक है, वेवलेंथ अलग है, स्पीड अलग होगी, स्पीड अलग होगी तो क्या होगा, हो सकता है कि चलते चलते एक वेवलेंथ का पीक और दूसरे का ट्रफ जो है वो आपस में मिल जाए और सारे कलर की मिक्सिंग बीच में हो जाए और वहाँ पर हमको पूरा पोर्शन कैसा नज़र आएगा, वाइट पोर्शन नज़र आने वाला है। लेकिन जब हमको फ्रिंज विथ मिलती है डिफरेंट कलर की तो सबसे कम विथ किसकी होती है, वॉयलेट कलर की, और सबसे ज़्यादा विथ किसकी मिलती है, रेड कलर की। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वी नो दैट वेरी वेल कि बीटा जो होता है प्रपोर्शनल किसके होता है, लैम्डा के प्रपोर्शनल होता है। फ्रिंज विथ इज प्रपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बीटा भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, वेज शेप्ड फिल्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो हमको अगर जैसे ये फिल्म ही दी है ना, इसकी थिकनेस निकालने को बोला जाए तो हम उसके लिए वेज शेप्ड फिल्म का यूज़ कर सकते हैं, इसकी ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने बीटा तो निकाल चुके हैं, बीटा इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं थिकनेस, तो थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टी अपॉन एक्स के बराबर होता है। यहाँ हमने देखा ना थीटा इज इक्वल्स टू टी अपॉन एक्स, है ना। तो इसलिए अगर हमको क्या क्या मालूम है, लैम्डा पता है, फ्रिंज विथ मालूम है, बीटा की वैल्यू पता है, म्यू पता है और एक्स पता है डिस्टेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, उस दी गई फिल्म की विथ निकाल सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।